हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवर्धन, एक्स अमेजॉन इंजीनियर और करेंटली वेब डेवलपमेंट एचओडी एट राज इंस्टीट्यूट ऑफ कोडिंग एंड रोबोटिक्स। हम यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं बल्कि आपको स्किलफुल बनाते हैं। मैं अपने 6+ ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा और आपको कोडिंग में एक्सपर्ट बनाऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जावा स्क्रिप्ट हम शुरू करेंगे और ये कंप्लीट सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें बेसिक से लेके इंटरमीडिएट एंड अप टू एडवांस लेवल तक मैं आपको जावास्क्रिप्ट कराऊंगा, जिसका मैंने एक रोड मैप शेयर किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे और धीरे 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 आगे चलते चलते हम लोग उसको एडवांस तक कवर करेंगे। सो आज मैं उस जर्नी का पहला स्टेप करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और एक वेरिएबल और डेटा टाइप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम ये भी समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, ये एक वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ों को समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, डेटा टाइप से पहले डेटा क्या है? सो डेटा इज नथिंग बट कुछ भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी यूजफुल थिंग जिसको मैं डेटा बोल देता हूं। जैसे कि आपका नेम मेरे लिए एक डेटा है, आपकी एज मेरे लिए एक डेटा है, आपका ईमेल एड्रेस मेरे लिए एक डेटा है, आपकी हाइट मेरे लिए एक डेटा है। ठीक है, आपसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा जो भी हो वो मेरे लिए डेटा है। अब अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें व्हीकल्स और रोड्स ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो उस केस में आपका व्हीकल का नंबर मेरे लिए डेटा बन जाएगा, आपका ट्रैवल टाइम मेरे लिए डेटा बन जाएगा, आपने कौन कौन सी रोड्स को कंज्यूम किया वो मेरे लिए डेटा बन जाएगा, यूज़ किया वो मेरे लिए डेटा बन जाएगा। तो इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। अब डेटा के टाइप्स से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप के हमारे पास डेटा होते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो डेटा होते हैं वो ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। एक न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है, एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। ओके, जो न्यूमेरिकल डेटा होगा जैसे कि नंबर्स 1 2 24, अब जैसे एज लिख रहे हैं तो मैंने लिख दिया 18, ये एक न्यूमेरिकल डेटा है। हाइट लिख दिया 5.6, ये एक न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, इस तरीके से डेटा हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ डेटा डेसिमल में नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में, जो हम लोगों ने बचपन में मैथ्स पढ़ी थी कि ये एक नॉर्मल नंबर्स होते हैं, एंड 1.2 या 3.5 ये एक डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट्स में भी बोलते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इसको डेसिमल पॉइंट्स, फ्रैक्शनल डेटा ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नंबर्स है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि आपका नेम हो गया, मेरा नेम जैसे राज, ये एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। ओके, मेरा सरनेम वर्धन एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। मैं कहाँ जॉब करता हूँ या क्या करता हूँ, मैं RICR में काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, तो ये सारे नॉन न्यूमेरिकल डेटा हैं। ओके, मेरा ईमेल एड्रेस, ठीक है, जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है rajvardhan@RICR.in, ये भी एक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। अब इस नॉन न्यूमेरिकल डेटा में अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ आपके पास स्पेशल सिंबल्स भी हैं, जैसे कि @ है, ये डॉट है। बाकी राजवर्धन ये तो हमारे पास एक नॉर्मल सी चीज़ है, अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ABC जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हैं वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि दो तरीके का डेटा है, एक न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा को आगे एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास आता है एक इंटीजर और एक आता है फ्लोट। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है? जब मैं अभी आपको बता रहा था तो मैंने बोला कि कुछ डेटा हमारे पास डायरेक्ट होते हैं नंबर्स के फॉर्म में, इस डेसिमल फॉर्म में जो नहीं होते हैं वो हमारे लिए इंटीजर कहलाते हैं, चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो। मेरा फ़ोन नंबर भी हो तो वो भी एक इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, एक इंटीजर का ही टाइप होगा डेटा का। जावा स्क्रिप्ट में आप फ़ोन नंबर भी लिखोगे तो वो भी आपके लिए एक इंटीजर की तरह ही ट्रीट होगा। ओके, फ्लोट का मतलब हो गया कुछ ऐसा डेटा जो फ्लोट है। अब फ्लोट क्यों कहते हैं? अब मान लीजिए कि 1 और 2 दो पॉइंट्स हैं और एक नंबर 1.3 इस 1 और 2 के बीच में है कहीं। सो
वी कैन से दैट 1.3 इज फ्लोटिंग बिटवीन 1 एंड 2, सो इसलिए इसको फ्लोट कहा जाता है। वेरी क्लियर। अब जब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो इंटीजर और फ्लोट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट हमें कंफ्यूज नहीं करता इतना, वो सिंपल कहता है कि यार इतना कंफ्यूज किसी को क्यों ही करना, सो लेट्स ट्रीट एवरीथिंग एज नंबर, सिंपल, इट्स अ नंबर। ओके, आइदर वो एक इंटीजर फॉर्मेट में हो, आइदर वो एक फ्लोट में हो, नो प्रॉब्लम, इट्स अ नंबर। क्लियर। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आप पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं जो पढ़ के आए हैं उनके लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कैर नाम की एक चीज होती है, एक स्ट्रिंग नाम की चीज होती है। जिनको नहीं पता वो बता दूं, कैर एक ऐसी चीज होती है, जब मैं यहां पे इतने सारे कैरेक्टर्स लिख दिए ना, अब इसमें से एक सिंगल कैरेक्टर मेरे लिए कैर कहलाएगा, और मल्टीपल कैरेक्टर्स, जैसे मेरा राज नाम है तो ये पूरा का पूरा राज एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, इसमें 3 कैरेक्टर है, मतलब 3 कैर है, पहला आर है, दूसरा ए है, तीसरा जे है, ये हो गए मेरे लिए कैर। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब जावा स्क्रिप्ट कहता है कि यहां पे भी इतनी टेंशन नहीं लेनी कि क्या कैर, सिंगल सिंगल को कैर कहो, ग्रुप को आप कैरेक्टर कहो, सिंपल सबको स्ट्रिंग कह दो, चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, सब मेरे लिए स्ट्रिंग है। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों के लिए क्लियर हुआ। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग कह सकते हैं मेरे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो मेरे पास नंबर होगा या मेरे पास स्ट्रिंग होगा। अभी के लिए, फ्यूचर में हमारे पास और भी अलग अलग तरह के डेटा आते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अपने नॉलेज को, जावा स्क्रिप्ट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी इतना ही समझते हैं कि हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं, एक नंबर एक स्ट्रिंग। फ्यूचर में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा आते रहेंगे, हम उस पर धीरे धीरे ध्यान देंगे। ओके, ये पार्ट क्लियर है सबको? आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स जो होते हैं, अब जो भी मेरा डेटा है मेरे पास, उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ अलग तरीके से किसी चीज़ों को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखिए, आपको कुछ भी चीज़ स्टोर करके सेव करके रखनी है तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन में नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पुराने ज़माने पे अगर मैं जाऊँ, पास्ट पे जाऊँ तो पहले के लोग डायरी रखते थे, एक छोटी सी डायरी रखते थे, शायद आपके फादर अभी भी रखते हो या आपके ग्रैंडफादर के पास अभी भी हो वो डायरी, तो उस डायरी में वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, तो अब पहले तो डेटा को रखने का तरीका था ये, लेकिन अब कंप्यूटर जो है वो कैसे डेटा रखेगा? आपने तो कंप्यूटर की हेल्प ले ली और नोट्स के अंदर डेटा रख लिया, लेकिन कंप्यूटर क्या रख रहा है? कंप्यूटर ने भी एक डायरी रखी हुई है क्या? नहीं, वो चीज़ टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्यूटर भी एक डायरी रखेगा। तो हम डेटा को स्टोर कैसे कर रहे हैं? तो हम कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ होती है मेमोरी। ओके, अब मेमोरी, हम भी कभी कभी कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो हम अपने दिमाग में उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, अब एज्यूम करो कि ये मेरा एक ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, अब इस ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इस ब्रेन के किसी एक पार्ट में आपने अपने फादर का फ़ोन नंबर स्टोर करके रखा होगा। ठीक है, अब वो ब्रेन के, मान लीजिए इस पार्ट में ये जो डॉट लगाया मैंने, यहां पे आपने वो फ़ोन नंबर को स्टोर करके रखा है। सो दिस इज वेयर योर फोन नंबर इज स्टोर्ड। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में भी, अगर समझ ले कि दिमाग एक बहुत बड़ा पेज है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से जो हमारी डायरी होती है उसके अंदर हम लोग लिखते थे, अब कंप्यूटर ने उस वहां पे चीज़ तो लिख दिया है। अब समझने वाली बात है कि जब हम लोगों को फ़ोन नंबर चाहिए होता है तो तुरंत हमारे दिमाग के उस पार्ट में जाके हमारे ब्रेन के अंदर कुछ कुछ होता होगा, जहां से वहां से फ़ोन नंबर निकल के आ जाता होगा। लेकिन क्या ये चीज़ कंप्यूटर के साथ हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? तो ये कुछ इसी चीज़ को मिमिक करने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, समझ लीजिए ये मेमोरी है। ओके, तो जो मेमोरी का डिज़ाइन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे डब्बे डब्बे बने होते हैं। ठीक है, मैं बचपन में जो मैथ्स की कॉपी होती थी ना, जिसमें से डब्बे डब्बे वाली, जिसमें हम लोग काउंटिंग लिखते थे,
कुछ वैसी सी ही ये डब्बे डब्बे वाली चीज़ें समझ लो कि ऐसी सी कुछ हमारे पास मेमोरी होती है, ठीक है। अब मेमोरी के हर डब्बे में कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ओके। अब जब भी हम मेमोरी से डब्बे उठाते हैं या मांगते हैं तो वो डब्बे तो हमें दे देता है, लेकिन अब इस डब्बे का कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सब सेम जैसे डब्बे हैं। अब जैसे कि आपके घर में किचन में जब मसाले वगैरह रखे जाते हैं या कुछ भी स्पाइसेस वगैरह रखे जाते हैं तो आप उसके ऊपर एक छोटा सा लेबल चिपका देते हैं कि दिस इज टर्मरिक, दिस इज कोरिएंडर, दिस इज चिली पाउडर, दिस इज सॉल्ट, दिस इज शुगर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जब मेमोरी से ये सारा डब्बा उधार लेते हैं कि इसमें हम अपना डेटा रखेंगे, तो वो मेमोरी कहते हैं ठीक है आप इसमें ना अपना नाम चिपका देना, अपना लेबल चिपका देना, जिससे कि आप इसको पहचान सको, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो मैं मेमोरी को बोलूँगा कि मेमोरी जी मुझे एक दे दीजिए डब्बा। अब ये डब्बा किस तरीके का होना चाहिए? अब डब्बा इस तरीके का होना चाहिए कि या तो उसके अंदर नंबर रखा जा सके या उसके अंदर स्ट्रिंग रखा जा सके। अब आप सोचोगे कि ऐसा मतलब क्यों ज़रूरी है? तो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया किचन का। तो किचन में बहुत सारे सामान रखने के लिए हमें बहुत सी अलग अलग टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किचन में आपको कुकिंग ऑयल स्टोर करना है, तो अब कुकिंग ऑयल को पॉलीथीन में बांध के या एक जिप टाई में तो स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आपको कुछ स्पाइसेस या शुगर वगैरह को या कोई ऐसे सॉलिड चीज़ों को स्टोर करना है तो आप जिप टाई जो होता है, मतलब एक ऐसे लिफ पॉलीथीन आता है ना जिसके ऊपर यहाँ पे जिप टाई लगी रहती है, उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। अब कुकिंग ऑयल के लिए मेरे को प्रॉपर बॉटल चाहिए। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि हमारे को जो स्टोर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा स्टोरेज कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए। सेम इसी तरीके से जब हम लोग मेमोरी के साथ काम कर रहे होते हैं तो मेमोरी कहती है कि आपको किस टाइप का स्टोरेज कंटेनर चाहिए। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, नॉट इन जावास्क्रिप्ट, हम लोग उनको बताते हैं कि मेरे को इंटीजर टाइप की चाहिए या फ्लोट टाइप की चाहिए या स्ट्रिंग टाइप की चाहिए या कैर टाइप की चाहिए। इस तरीके से हम उसको टाइप बताते हैं, ठीक है। एंड इसी को डेटा टाइप बोला जाता है, ओके, कि हम किस टाइप का हम डेटा जो स्टोर करना चाह रहे हैं, जो कंटेनर चाह रहे हैं वो किस टाइप का चाहिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट हमें ये नहीं बताना होता, हम जावास्क्रिप्ट को बोल देते हैं कि भाई मुझे एक डब्बा चाहिए, ओके। तो मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल वर्ड का क्यों यूज हुआ? तो थोड़ा सा हम लोग एक और सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी लेते हैं। मैथ्स के अंदर जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस वगैरह पढ़ते थे तो हम को कोई चीज़ नहीं मालूम होती थी, जैसे मुझे किसी की एज नहीं मालूम तो उसको एज को एक्स मान लेता था। तो सेम इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट जो चीज़ों के बारे में उसको नहीं पता, अब उसको कह रहा है, आपने बोला कि उसको मुझे एक डब्बा चाहिए जिसमें मैं कुछ डेटा रख दूँ, तो उसने ठीक है, तो हाँ उसने मेरे को एक्स दे दिया, एक्स नाम से एक वेरिएबल दे दिया और उसके अंदर बोला कि इसके अंदर अपना सामान रख लो, ठीक है, क्लियर है। अब ये एक्स नाम का दिया तो हम कैसे क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे मांगेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। तो हम लिखेंगे ऐसे वेर एक्स, तो इससे मुझे वो डब्बा मिल जाएगा। अब इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 5 और यहां पे डाल दूंगा सेमीकोलन। जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगा तो मेरे जावास्क्रिप्ट को समझ में आ जाएगा कि मैं एक वेरिएबल मांग रहा हूं, मतलब एक खाली डब्बा मांग रहा हूं जिसका नाम रखना है एक्स और जिसके अंदर 5 लिख देना है। तो मान लो जावास्क्रिप्ट ने मुझे ये डब्बा दे दिया या कोई सा भी एक डब्बा दे दिया, मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट ने ये डब्बा दे दिया, तो इसके अंदर मैं 5 लिख दूंगा और इस डब्बे का नाम मैं एक्स रख दूंगा। इज दैट वेरी क्लियर? ओके। दूसरा, जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका होता है, लेट y इज इक्वल टू 10। आप अगर y लेट का भी इस्तेमाल करते हो तो भी वो आपको इसी तरीके का एक डब्बा दे देता है, ठीक है। और एक स्पेशल तरीका होता है जिसको बोला जाता है कॉन्स्ट z इज इक्वल टू 15। आप जावास्क्रिप्ट से कॉन्स्ट का यूज करके भी आप डब्बा ले सकते हो। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेरे पास 3 चीजें आ गई, वेर आ गया, लेट आ गया और कॉन्स्ट आ गया। तो वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, कहां से आ गई इतनी सारी चीजें? वेरिएबल समझ में आया कि हाँ आपने बोला कि एक डब्बा है, वेरिएबल है, मैथ्स का एग्जांपल लिया, सब समझ में आया। ये लेट और कॉन्स्ट कहां से आ गया? तो दोबारा से मैथ पे चलते हैं। जब मैंने x बोला तो x क्या है? एक वेरिएबल है। आपने बोला ठीक है वेरिएबल है, तो मैंने बोल दिया कि वेरिएबल x है, इसके अंदर 5 रख दो। आपने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर मैथ में ही तो हम करते थे लेट द नंबर बी x,
लेट द एज ऑफ राम इज एक्स। तो इसी तरीके से यहां पे हम लोग लेट करने में क्या दिक्कत है आपको, ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग लेट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि लेट और वेर सेम चीज है, ठीक है। अब कॉन्स्ट क्या चीज है, तो कई बार क्या होता है जब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं अपने बचपन में, मैथ्स के, फिजिक्स के, जिसमें हम लोग कुछ कांस्टेंट्स होते थे, ठीक है, बहुत से फॉर्मूले में लास्ट में हम लोग प्लस सी लिख देते थे, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट होते थे। एंड ये जो कांस्टेंट होते थे इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी, ठीक है। जैसे पाई लिख दिया, पाई एक कांस्टेंट था, एक सिंबलिक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहती थी, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पे भी कुछ कांस्टेंट्स बना सकते हो अपनी मर्जी से, सेम जैसे आप लोग वेरिएबल कर रहे हो या लेट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आपने CONST कॉन्स्ट z इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो जैसे पाई इज इक्वल टू 3.14 किसी ने एक बार बना दिया हमारे मैथ्स को, जब शुरुआत हुई थी, समझ लेते हैं कि मैथ्स जब शुरू हो रहा था तब किसी ने पाई बना दिया, बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, हमेशा 3.14 ही रहेगा। उसी तरीके से जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख रहे हैं तो मैंने स्टार्टिंग में एक कांस्ट बना दिया z, जिसको वैल्यू दे दी 20। मतलब अब उस पूरे कोड में, पूरे जावास्क्रिप्ट के उस कोड में, पूरे पेज में z मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये वाली बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। तो आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वैर किस तरह से काम कर रहा है, लेट किस तरीके से काम कर रहा है, और कॉन्स्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम अपना कोड एडिटर पे चलते हैं, जिसमें मैं यूज करूंगा VS कोड एडिटर, ठीक है। उसके डाउनलोड लिंक्स वगैरह मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कौन कौन से एक्सटेंशंस मैं यूज कर रहा हूँ वो भी शेयर कर दूंगा, जो कि आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। तो VS कोड पे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेयर, लेट, कॉन्स्ट और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। ओके, मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने पहले से ही वैसे तो एक फोल्डर बना लिया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे मतलब C ड्राइव के अंदर हम चलते हैं, OS में C ड्राइव में, जिसके पास C ड्राइव मतलब दूसरे ड्राइव्स नहीं है वो लोग C ड्राइव के अंदर ही बनाएंगे। यूज़र्स के अंदर जाके अपने जो भी पब्लिक यूज़र होगा, ठीक है, उसके अंदर जाके वहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है VS कोड डेटा के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया है, तो मैं सीधा VS कोड डेटा का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.html, ओके। एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा script.js, जिसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ब्राउज़र पे ही जावास्क्रिप्ट चलती है, तो ब्राउज़र पर चलाने के लिए मुझे एक बेसिक HTML कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक HTML कोड में इंडेक्स में जाके बेसिक से HTML कोड लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बॉडी के अंदर जाके मैं अपने स्क्रिप्ट को अटैच कर दे रहा हूँ लाइक दिस। एक स्क्रिप्ट टैग लिखा और उसकी SRC मीन्स सोर्स फाइल के अंदर मैंने अपना स्क्रिप्ट टैग अटैच कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आई, तो ये सब समझ लीजिए कि कुछ प्री रिक्वेस्ट और प्री डिफाइंड कोड्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एक HTML फाइल को रन करने के लिए, ओके। तो उसलिए चीज़ें डाली हैं। इन चीज़ का फर्दर एग्जांपल और फर्दर बेस्ट आपको समझना है तो आप HTML वाला जो हमारा सीरीज़ है आप उसके थ्रू समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों लिखी गई हैं और क्या हो इसका मतलब होता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं, अभी हम इस पर ध्यान देते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या क्या लिखा एक बार फिर से मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, एंटर किया, तो ये सारा कुछ आ गया। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग SRC वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया script.js, ओके, ठीक है। चलते हैं हम अपने स्क्रिप्ट में, यहाँ पे मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने किया था इसे where x इज इक्वल टू 5, ओके, और दोबारा करता हूँ यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 10 और कॉन्स्ट z इक्वल टू 20। तो इस तरीके से मैंने 3 डब्बे बना लिए मेमोरी के अंदर और उनके अंदर 5, 10 और 20 वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मुझे यूज करना है, प्रिंट करा के देखना है।
तो जावास्क्रिप्ट में इस काम को करने के लिए, प्रिंट को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं console.log. So I will use console.log और यहां पे मैं वेरिएबल लिख दूंगा, तो मैंने x लिख दिया, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं एंड दोबारा लिख दिया, एक बार और लिख दिया, ठीक है। यहां पे डाल दिया मैंने स्मॉल y और यहां पे मैंने डाल दिया z, ओके। यहां पे सेमीकोलन्स लगा देते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अब मुझे इस चीज को रन करके देखना है, तो मैं HTML को लाइव ऑन कर दूंगा। तो नीचे देखिए यहाँ पे गो लाइव दिख रहा है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है जो कि मैंने इंस्टॉल किया है बाय ऋत्विक डे। आप लोग लर्निंग फेज में हैं तो आप भी यही सर्वर और यही चीज़ का इस्तेमाल कर लें एंड आप लोग इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो यहाँ से गो लाइव पे आप क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा उसके ऊपर आपका HTML रन हो जाएगा। तो यस, मेरा HTML रन हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा HTML रन हुआ है या नहीं। सो मैं वापस से HTML में आके बॉडी में लिख देता हूँ वेलकम टू RICR, ओके। सो मैंने लिख दिया वेलकम टू RICR। अब स्क्रिप्ट में चलते हैं, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वापस से आते हैं। देखिए यहाँ पे वेलकम टू RICR लिखा हुआ गया, मतलब मेरा कोड रन हो चुका है। अब जावास्क्रिप्ट में जो कोड वगैरह लिखे थे और जो चीज़ प्रिंट करा रहे थे वो तो कहीं नहीं दिख रही हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ब्राउज़र पर रन होता है लेकिन ब्राउज़र भी इसको हिडन तरीके से रन करता है, सामने नहीं रन करता है। तो मैं राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे कंसोल में। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स कंसोल, तो मुझे जाना पड़ेगा कंसोल में। जब कंसोल में जाओगे तो देखो यहाँ पे 5, 10 और 20 का मेरे पास आउटपुट आ चुका है। इज दैट वेरी क्लियर? थैंक यू। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि किस तरीके से आगे की चीजें होंगी। अब लेट और वेर में छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे वेर x इज इक्वल टू 5 लिख दिया, थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा वेर x इज इक्वल टू 10 कर दे रहा हूँ। देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, एक बार मैंने एक डब्बा मैंने मांग लिया उससे और बोला कि उसके अंदर 5 रख दो, उसने रख दिया, ठीक है। मैंने दोबारा बोला कि दोबारा सेम डब्बा दे दो और उसके अंदर 10 रख दो। तो यार ये चीज़ तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होनी चाहिए ना, कि भाई एक बार आपने जो डब्बा ले लिया उसमें सामान रख दिया, दोबारा से आप दूसरे उसी डब्बे में दोबारा सामान रखोगे तो पहला सामान तो एक तरह से गायब हो जाना चाहिए। मतलब गायब कैसे होगा? तो वो सामान निकाल के उसने फेंक दिया, मतलब डब्बा उठाया ऐसे कचरे के डब्बे में डाल दिया और दूसरा सामान रख दिया, तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए वेर को हम लोग बहुत संभल के यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लेट के साथ में ऐसा काम कर दूं, लेट y इज इक्वल टू 20, लेट ने देखो यहीं पे एरर दे दिया। कहते कि कैसे, लेट पहले से ही ये डब्बा y के नाम से बन गया है, आप दोबारा नहीं बना सकते। आपको दूसरा डब्बा चाहिए, कुछ और सामान रखना है तो आप किसी और नाम से बनाओ। तो ये अगर मैं यहाँ पे z भी कर दूं तो भी कहेगा अरे z के नाम से भी डब्बा बना हुआ है, चाहे मैंने नहीं बनाया, लेट ने नहीं बनाया, लेकिन डब्बा बना हुआ है। तो क्या करें, ए के नाम से बना दो। हाँ जी, ए के नाम से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ए के नाम से कोई डब्बा बना ही नहीं हुआ है, आप बना दो, चलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वेर और लेट में। इसके अलावा भी 2-3 और डिफरेंसेस हैं जो कि जैसे जैसे हम कोड में अपने आगे बढ़ते जाएंगे मैं वो सारे डिफरेंसेस साथ के साथ बताता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्ट की क्या मतलब होता है? अब देखो z को मैंने एक बार 20 कर दिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं x इज इक्वल टू 15 कर रहा हूं। तो यहां पे ये नॉर्मल असाइनमेंट हो रहा है, ये अलाउड होता है कि हम नया डब्बा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि उसी डब्बे में जिसमें 10 था उसको अब 15 कर दो, ठीक है। वो चीज 15 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, आपका जो y बना हुआ है और उसी y के अंदर मैंने बोल दिया कि y को अब 11 कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। a को 25 कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। लेकिन अब बोला जा रहा है कि भाई जो कांस्टेंट था z उसको कर दो आप 25 या 21, ठीक है। अब देखो यहां पे तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे कोई एरर नहीं आ रहा है,
ठीक है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा था कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक बार वैल्यू दे दी उसकी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या चल रहा है। आउटपुट में हमारे को मिल गया एरर कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को डेटा असाइन करने की कोशिश कर रहे हो विच इज रॉन्ग, हेंस आपको एक एरर मिल गया। तो यहां से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि लेट और वेर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लेट वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे मैं ये होप करता हूं कि आपको डेटा टाइप वेरिएबल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो, जिसको आगे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी या कुछ भी चीज, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह को किस तरह से किया जाता है, ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट एवरीवन।